अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज प्रोग्राम में हमने कोरोना की बात करनी है क्योंकि जनाब हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से चाहे वो नौशीन हामिद साहिबा हों, फवाद चौधरी साहब हों या फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, कई दफ़ा ये बात की कि यह इम्कान जाहिर किया गया कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगी और फरवरी का महीना दिया जा रहा था कि आगाज़ हो जाएगा। लेकिन अभी एक हाल ही इंटरव्यू में द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वकार भट्टी, इनको इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बात की है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोई हतमी ऑर्डर नहीं किया और ना ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कोई दरख्वास्त मंजूर की गई है। तो अब इस बयान ने बड़ी तशवीश की लहर दौड़ा दिया है क्योंकि सब तो यही समझ रहे थे पाकिस्तान में कि कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और इस आफत से कुछ रिलीफ मिलेगा। अब आप देख ही रहे होंगे खबरों में कि किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ मौजूद हैं बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, ये लोग भी वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं और पब्लिक के लिए। तुर्की में भी आज तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने पहली वैक्सीन की डोज ली और पब्लिक के लिए कुछ ही दिन में आगाज़ हो जाएगा। तो जनाब हमने पूछना ये आज अपने एनालिस्ट से कि पाकिस्तान में जो दावे किए जा रहे थे कि डोजेज मंगवाई जाएंगी और अब से शुरू हो जाएगी, तो इसमें ताख़ीर की वजह क्या है? यही पूछते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन खरीदने में ताख़ीर की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहिबा और इनको ज़रा हम ज़्यादा तंग करेंगे आज क्योंकि इनके पास रिसर्च बड़ी है इस टॉपिक पे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे आगाज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके भी बड़े हैं, आपने यकीनन गुफ्तगू की होगी, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों ताख़ीर है पाकिस्तान में? देखिए अलीना, जो जहां तक मुझे पता चल सका है, खैर एक तो खैर वैसे ही ग्लोबल रिसर्च है, उस पर तो आपको बेनज़ीर एक्चुअली ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी कि किस तरह से जो 53% ऑलमोस्ट मतलब 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अमीर तरीन ममालिक ने खरीद ली है, जो कि शायद 14% एक पूरी पॉपुलेशन का, दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उन्होंने होर्डिंग कर ली है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को वो 3 दफा भी दे देंगे ना तो वो वैक्सीन जो है ना वो उनकी खत्म नहीं होती। और हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से एक को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो थोड़ा बहुत पता किया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है। एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो या बाकी जो अमीर ममालिक थे उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए, हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएगी वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। एक ये भी मैं आपको सच्ची बात कहूँ, ये भी हुकूमती अरकान का जो है ना एक है कि हम अगर रिसर्च के लिए उनको इस तरह की किसी कंपनी को दे देते और वो पैसे डूब जाते तो फिर क्या होता। यहाँ पर तो हमसे लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और वो सब करना है। असल चीज अलीना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इसके अंदर ये है, मैं इसमें ब्लेम नहीं उस तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहती। असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बना बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं अच्छा, बाकी ये बड़ा अहम जो पॉइंट है दुनिया कि से। भारत अपनी भी इसी वजह वैक्सीन से मेरे ख्याल मैन्युफैक्चर में कर रहा है तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10 15 20 साल लगेंगे। लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना, तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती है तो ठीक हम है। उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही हो और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे। में इन्वेस्ट करें। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहबा, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी रहे थे ना चाइनीज़ वैक्सीन के, तो फिर ताख़ीर क्यों आ रही है? अलीना, इसकी दो बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो हमें गरीब मुल्क हैं, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं हैं जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं। हम उन ममालिक में नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, साइंस से जैसे मैं मिलने का। देखिए अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन एक तो हमारे पास है, एक चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है, कैन सीनो के नाम से एक वैक्सीन है
जिसका पाकिस्तान में सितंबर से ट्रायल चल रहा है और अभी इस हफ्ते वो ट्रायल खत्म हो जाएगा। हमने कोई तकरीबन 17 से 18,000 लोगों को वो वैक्सीन लगा ली है। अच्छा, वो जब ट्रायल खत्म होगा तो ये जो वैक्सीन है ये जाएगी कनाडा, वहां पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बैठ के इसको देखेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि अब ये वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकती है या नहीं, या इसको इसकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको गो हेड दें या ना दें। अच्छा, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है हमारी, एक और चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है सिनोफार्म, जिसका फवाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया था कि हम वो खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, वो जो वैक्सीन है वो अभी काफी ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे यूएई में, बहरीन में और चाइना में। पाकिस्तान में उसका, क्योंकि हमने उसके ट्रायल्स नहीं किए पाकिस्तान में, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लेके 10-15 लोगों का हम उसको अभी इसकी एक सेफ्टी ट्रायल कर रहे हैं, मतलब देखने के लिए कि उससे कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। तो जैसे वो सेफ्टी ट्रायल खत्म होगा, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत जल्द हमें सिनोफार्म की वैक्सीन, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और 60 साल से ज्यादा जिन लोगों की उम्र है उनके लिए सिनोफार्म मिल जाएगी। अच्छा, जो थर्ड है और मेरे अपने ख्याल से जो सबसे प्रॉमिसिंग हमारी ऑप्शन है वो है WHO। WHO ने पिछले साल एक छोटा सा दायरा बनाया था, उसका नाम था कोवैक्स। कोवैक्स का पूरा मकसद ये था कि वो कोई 2 अरब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया से खरीदेंगे और वो उनको अलग रखेंगे, जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड से, इंडिया से, और हम नंबर नहीं है उसमें, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, अब WHO की अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले जो एक प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम पहली डोज मार्च में देना शुरू कर देंगे, उसके बाद दूसरी डोज जो है वो कोई साल के आखिर तक आएगी, और तीसरी डोज जो बहुत बड़ी डोज होगी पूरी आबादी के लिए वो अगले साल आएगी। तो ये हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस है। अच्छा अलीना, अगर हमें वैक्सीन मिल भी गई तो हमें ये जरूर ये लोगों को दोबारा बताना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, और जिनकी फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 साल से ज्यादा उम्र है। और हुकूमत ने यही प्लान बनाया है कि पहली डोज उनको मिलेगी, दूसरी डोज मिलेगी मतलब पब्लिक को बाद में दी जाएगी। ठीक है। अच्छा बेनजीर, थर्ड डोज बेनजीर मुझे छोटा सा एक पॉइंट बता दें, ये जो वॉलंटियर्स से मुतल्लिक हम अभी बात कर रहे थे, तो क्या वॉलंटियर प्रोसेस में भी कुछ ताखीर हुई है या कुछ उसमें कमी रह गई जो इतनी जल्दी हम रोल आउट नहीं कर सके या लेके नहीं आ सके वैक्सीन यहाँ पर? नहीं, अगर आप कैंसिनो की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, एक ट्रायल प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो फिर ही आप जाके उसको ऑथराइज करते हैं ना। ये जो कैंसिनो है ये चाइना की एक मिलिट्री उनकी रिसर्च यूनिट है जो बना रहा है। अच्छा, चाइना ने वहां पे सिर्फ अपनी मिलिट्री को या अपनी जो फौज है उनको ये वैक्सीन लगाई है, तो अभी ये सिर्फ फेज 3 में थी। जब ट्रायल खत्म होगा, जो अब बड़ी जल्द होने जा रहा है, उसके बाद इसका फैसला होगा ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वैक्सीन के बारे में वो आपको पहले बताती हैं इसकी एफिकेसी शुरू कर दिए थे काफी पहले। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रही थी कि कहीं कहीं वॉलंटियर प्रोसेस में कोई ताखीर या उसमें कोई कमी तो वजह नहीं है? नहीं, हम लोग ने बहुत जल्दी सितंबर में शुरू कर दिए थे, बल्कि हमारा टारगेट शुरू में 10,000 था, लेकिन हमें इतने ज्यादा वॉलंटियर्स मिले थे कि हमारा टारगेट बढ़ के 17 से 18,000 हो गया था। तो अब हम जाके इस हफ्ते खत्म कर रहे हैं। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये जो WHO वाली खास तौर पर बात है, वजीर आज़म इमरान खान तो अपील भी कर चुके हैं कि जी गरीब ममालिक को मदद मिलनी चाहिए या वैक्सीन में कुछ मुआवनत फराहम करनी चाहिए। कुछ होगा इस ज़िम्न में, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये मैडम शेख के पढ़ी लिखी बातें, अक्ल की बातें और टेक्निकल बातें बेनज़ीर साहबा ने भी कर दी हैं और मैमल सरफराज साहबा ने भी की हैं, और ये एंगल तो आपने देख लिया। लेकिन ज़रा सामने सामने की चंद बातें मैं भी कर देता हूँ ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाएं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं वैक्सीन की। कुछ वजूहात तो जो जैसे मैमल और बेनज़ीर साहबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि अवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1। नंबर 2, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज़्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए।
मैडम शेख, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये छोड़ दें, चीन, तुर्की, अमीर मुल्क छोड़ दें, भारत छोड़ दें, नेपाल, भूटान तक जो हैं वो भी अब इस लाइन में लग गए हैं कि उनकी, क्योंकि अवाम तरजीहात है, अवाम तरजीह है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए, और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। अच्छा, अपनी औकात का आप कोई सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहे हैं या एस्टिमेट है ये? नहीं मैडम, खबर है ये? मैडम शेख, मैं कोई बाबा नजूमी आमल तो नहीं हूँ, लेफ्ट राइट पता करके बता रहा हूँ, या मेरा कोई तोता तो नहीं है कि मैं फाल निकालूंगा। नहीं, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी में से निकलती है ना चीजें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी, उसी से निकाल कर रहे हैं इसको या फिर ऐसी अंदाजा है? नहीं मैडम शेख, मैं ओन कर रहा हूँ, अच्छा, अंदाजे लगाकर मैं आपको बोर क्यों करना चाहूंगा, ओन कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी हमारी औकात हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलो कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश करूंगा ना हो। अच्छा, अपनी औकात का सोचे मैडम शेख। ठीक। मैडम शेख, हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया में पोलियो मुक गया है। अल्लाह के फजल से आपका पोलियो, और जो पोलियो देते हैं उनका क्या हाल है, और जो पोलियो पिलाते हैं उनका क्या हाल है। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। बाकी दवाइयों का क्या हाल है, कितनी दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, कितनी दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, कितनी जिंदगी की बचाने वाली दवाइयों का क्या हाल है, ये आप सबको मालूम है। डॉक्टर फैसल अच्छे इंसान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेहत की वजारत चलाना, कुछ मनसूबाबंदी करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये इनके बस की बात नहीं है। पंजाब के किसी अस्पताल में चले जाएं, यास्मीन राशिद की कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी चले जाएं, दवाई लेने, एक्सरे करवाने, कोई डॉक्टर ढूंढने, किसी नर्स, कोई बेड, आपको लग पता जाएगा। KPK में किसी अस्पताल में चले जाएं, इमरान खान के अमरीकी कज़न की कारकर्दगी सामने आ जाएगी। हौसला रखें मैडम शेख, ठीक है। दुनिया कोरोना से खुद ही बचना है, ये मैं आखिरी आवाम को कहना चाहता हूँ, खुद बचना है, आपने एहतियात करनी है, जागते रहना है, हुकूमत ते नहीं रहना, इधरू कोई खैर दी खबर नहीं जे। मज़हर अब्बास साहब, बड़ी अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला हो गई हूँ। एक तरफ तो मैंने वो सारी बातें सुनी, वो सारी वजूहात सुनी जो बेनज़ीर और महमल ने मुझे बताई, दूसरी जानिब भट्टी साहब जो बात पेश कर रहे हैं या जो मौक़िफ़ दे रहे हैं उसमें भी बड़ा वजन है। मेरा ख्याल है ये केस भी ब्रॉडशीट के हवाले कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे भी, और अभी नहीं होगा तो आगे चल के हो जाएगा। देखिए, जो अभी भट्टी साहब ने बात की ना, ये जो पोलियो वाली बात की, अब वो इत्तेफाक से कुछ दिनों पहले हमारे ही मोहल्ले में 2-3 पोलियो वर्कर्स बेचारे घूम रहे थे और घूम रही थी, उनसे वैसे ही मैंने गुफ्तगू की और उनकी जो बातें सुनी हैं तो हकीकत ये है कि रोना आ गया कि जो लोग आपकी जिंदगियां बचाना चाहते हैं उनकी अपनी जिंदगियां कितने खतरे में हैं। यानी वो घर जाते हुए डरते हैं, वो उनको कोई इस तरीके से घूर रहा होता है तो डरते हैं, पुलिस वाले जो उनके मुहाफिज होते हैं वो डर रहे होते हैं और वो मार दिए जाते हैं। सिर्फ एक कोई अगर एक कोई जो है वो खुशकिस्मती से, और कराची में कई वाकयात हुए हैं, अभी भी जो है दूसरे इलाकों में भी वाकयात होते हैं, तो जहां और लोगों की पढ़े लिखे लोग जिनके बारे में मुझे पता है कि इनके यहाँ बच्चे हैं, वो नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को। तो ये तो हमारा माइंडसेट है। अब मुझे नहीं पता ये वैक्सीन आएगी, इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप बस कर लें फिर आप काम। और दूसरी ये कि सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तीसरी ये कि अभी वैक्सीन के बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज नहीं आने शुरू हुए हैं और दुनिया में जो वैक्सीन लगाई भी जा रही हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम हमेशा की तरह देर कर देते हैं। हालांकि काबीना ने सैंक्शन भी कर दिया, बजट भी सैंक्शन कर दिया, एफर्ट्स क्या हुई, कहाँ किस लेवल पे एफर्ट्स हुई हैं अब तक, और ये एफर्ट्स तो जो है वो शुरू हो जानी चाहिए थी काफ़ी पहले। लेकिन जब वैक्सीन आएगी तो इस चीज़ का खासा इम्कान है कि यहाँ 2 नंबरी होगी। जिस तरह हमारी सोसाइटी है, जिस तरह हमारी यहाँ चीज़ें हैं, जिस तरह हम तो खुशकिस्मत हैं, और वाकई इस पे एक अलग रिसर्च होनी चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में डेथ रेट्स, और खुदा का शुक्र है कि डेथ रेट्स आपके यहाँ दूसरी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम हैं,
और इस पे एक अलग रिसर्च की जरूरत है कि वो क्या कॉजेज हैं कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में ये जो कोरोना वायरस है वो कम से कम इस लेवल पर अगर आके कंट्रोल हो जाता है, लोग उसकी कोई भी वजूहत हो, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है। इसको हमें कि लोग अभी इसमें अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और आगे जाके भी रिसर्च करेंगे। मैं एक चीज जो छोटा सा यहाँ पर एक चीज भट्टी साहब ने बड़ी कही है, साल तक वैक्सीन नहीं आएगी शायद। मैं बेनजीर, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं जो वैक्सीन है, साइनोफार्म के साथ बातचीत चल रही है, दीगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी। क्या आपको भी ये लगता है हमें साल तक वेट करना पड़ेगा? अलीना, मेरी जो पिछले साल बात हुई थी नवंबर या दिसंबर में डॉक्टर फैसल सुल्तान से, तो तब, और वो मेरे ख्याल से एक वाहिद शख्स हैं शायद इस हुकूमत में जो फैक्ट्स पे बात करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए ज्यादातर जो वैक्सीन आएगी वो सेकेंड क्वार्टर, इस साल के सेकेंड क्वार्टर में आएगी, मतलब कि मई तक आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हमने, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 12 लाख डोजेज अगर हमने सिनोफार्म की खरीद भी ली तो वो सिर्फ क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वार्टर की बातें हो रही थी ना, ये अब आपने क्लियर कर दिया कि सेकंड क्वार्टर के बारे में कह रहे थे। वो कह रहे थे ज्यादातर जो डोजेज आएंगी, मतलब मेजॉरिटी जो डोजेज आएंगी वो हमारी मई में आएंगी। तो फर्स्ट जो छोटा सा एग्जांपल होगा वो हो सकता है अगले महीने आ जाए, अगले महीने जैसे कहा जा रहा है कि फरवरी तक आ जाए, लेकिन जो ज्यादातर होगी फिर भी देखिए मेरे ख्याल से इस साल की एंड तक, अगले साल तक आपको, मुझे, हमें ज्यादातर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इस साल के दरमियान अगले साल तक पाकिस्तान को शायद इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन लेट्स कीप आवर होप्स हाई। मायूस होने की जरूरत नहीं है, उतनी देर हम एहतियात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बाकी जितनी भी एहतियात हैं हम सब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज रखें, वैक्सीन और नो वैक्सीन। छोटी सी ब्रेक लेते, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। जनाब, गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एजाज शाह ने कहा कि वजीर आजम दिन का 70% हिस्सा महंगाई पर काबू पाने में सर्व करते हैं, इस्लाहात लाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एनआरओ की नजर हो जाता है। अब हमने सुना भी है वजीर आजम चाहे वो काबीना के इजलास हों या दीगर मौकों पर ये कह चुके हैं कि जी वो अवाम को रिलीफ फराहम करना चाहते हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके समरात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो अशिया खुरोनोश हो या जैसे कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर तरफ से महंगाई ही महंगाई है, जीना दूभर हो गया है। अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि जो साहब का दावा है इसके बरक्स इस्लाहात के रास्ते में रुकावट क्या है? अगर तमाम तर कोशिशें हो रही हैं तो ओपन ऑप्शंस है सबके पास। मजहर अब्बास साहब। खैर, वैसे तो एजाज शाह साहब को आप सीरियसली नहीं लिया करें, इसी वजह से छोड़ दें उनको, एजाज शाह साहब को। देखिए, ये जो 70% बात कह रहे हैं ना, अगर वजीर आजम चाहें तो 30% में भी ये काम हो सकता है। महंगाई को कंट्रोल करने का जो तरीक़ाकार है वो ही गलत है। हम समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे इतनी कीमत हो जाएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, उसकी डायनेमिक्स ही बहुत मुख्तलिफ हैं। महंगाई जो क्यों चीज़ें महंगी होती हैं, और सिर्फ कराची में अगर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 6 डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। उसकी वजह ये कि ये इसका ताल्लुक बहुत हद तक फूड इंस्पेक्टर्स की रिश्वत और करप्शन से है। ये इसमें चाहे आप फार्मास्यूटिकल ले लें, चाहे आप ग्रोसरी ले लें, चाहे आप सब्जी की दुकान पे चले जाएं, चाहे आप गोश्त की दुकान पे चले जाएं, ये जो सिविक एजेंसीज हैं और ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, ये कोई 15 से 20% कमीशन इनको दिया जाता है और उसी लिहाज से वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। आप जितनी भी प्राइस लिस्ट लिख के लगा दें, तो ये जब तक, और इस हवाले से आज तक मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया हो। इन फूड इंस्पेक्टर्स को अकाउंटेबल जब तक इसको काबू नहीं करेंगे आपको नहीं लगता इस्लाहात हो सकती हैं। ठीक है, महमूद सरफराज साहिबा। अलीना, देखिए बात ये कि वजीर आजम साहब अभी तो 70% अगर वो टाइम दे रहे हैं, वो अगर 100% भी टाइम दे दे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये महंगाई का मसला और इस सब का मसला हल कर सकते। उसकी वजह ये है कि टीम ही नहीं, जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, ये महंगाई के मसले पे आप जो मर्जी कर ले, क्योंकि देखिए गवर्नेंस है ना मेन रीजन कि ये महंगाई है, ये वीट क्राइसिस आ गई, शुगर क्राइसिस आ गई, पेट्रोलियम आ गई, गैस शॉर्टेज होगी, बाकी चीजें होगी, तो ये सारी रिलेटेड ही एक अच्छी टीम के साथ हैं। तो जिस दिन वजीर आजम साहब को ये बात समझ आ गई और उन्होंने एक अच्छी टीम लगा दी, तो फिर ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी। अभी वो बेशक
भट्टी साहब, लेकिन वजीर आजम का तो दावा है उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है, विल भी है उनके पास, तो फिर कहाँ पर कमी है? नहीं, पहले तो ये मैडम शेख के मैं ये आपने गौर से सुना है कि वो क्या कह रहे थे, 70% दिन का हिस्सा वो महंगाई बढ़ाने में लगाते हैं या कंट्रोल करने में? ये जरा मुझे समझ नहीं आई। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा चलो, हमें तो यही समझ आई थी कि कंट्रोल करने चलो मैं अगली मर्तबा उनसे खुद पूछ लूंगा। अच्छा मैडम शेख, बात ये है कि एक तो टीम भी नहीं है, दूसरा फॉलो अप नहीं है, तीसरा जजा सजा नहीं है, चौथा हुकूमती रिट नहीं है, पांचवा हुकूमती खौफ नहीं है, छठा वजीर आजम को कुछ सीरियस नहीं लेता, सातवां हर शाख पे बुजदार बैठा है। लेकिन जो आपका सवाल है उसमें बिलाशुबा मैडम शेख बुजदार को बीच में ना लाएं। मैं माजरत चाहता हूँ मजर साहब, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ मजर साहब, मुझे नहीं पता था। बुजदार को दरमियान में ना लाए, पर्सनल ना हुआ करे। नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मजर साहब, मैं भूल गया था एक लम्हे के लिए कि आज पैनल में है। अच्छा, बिलाशुबा मैडम शेख, लूट मार ग्रुप अपनी सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा है, बिलाशुबा हुकूमत पर दबाव है सिसिलियन माफियाज गॉड फादरों का, बिलाशुबा सब लड़ाई झगड़ों की वजह नैब और नैब केसेस हैं, बिलाशुबा हुकूमती एनर्जी गवर्नेंस परफॉर्मेंस की बजाय एनआरओ नहीं दूंगा पर लगी हुई है। मगर मैं ये नहीं मानता कि एनआरओ नहीं दूंगा की वजह से इस्लाहात पर काम नहीं हो रही या इस्लाहात नहीं हो पा रही। अगर ऐसा है तो ये तो अपोजिशन की कामयाबी है, हुकूमत ट्रैप में आ गई है, हुकूमत की नाकामी है। अगर ऐसा है तो ये तो हुकूमत की नाअहली और नालायकी है। लेकिन बात असल में ये है, वज़ीर आज़म साहब को ये समझना चाहिए कि अगले 50 साल दे दें इशरत हुसैन, अरबाब शहजाद को, इस्लाहात नहीं कर सकते। अब तो शफकत महमूद को भी शामिल कर लिया है, और वो शफकत महमूद जो 18वीं तरमीम के बाद तालीम के यानी इस्लामाबाद के वज़ीर हैं और एक स्कूल की भी हालत नहीं बदल पाए। तो इमरान खान साहब के लिए अर्ज़ है कि महंगाई कंट्रोल करनी हो या इस्लाहात लानी हो, टीम बदलें और हिकमत अमली बदलें और पुलिस पटवार की इस्लाहात कम अज कम जरूर कर दें। लोग बड़े तंग हैं। अलीना जी देखिए, अभी ये जिस तरह भट्टी साहब ने पुलिस और पटवार की बात की, अगर आपके पास अब यही जो है वो गवर्नेंस और फैसलों की बात होती है, और मैं आज ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पंजाब के उससे मैं बात कर रहा था कि ये बार बार आईजीज क्यों तब्दील कर रहे हैं। उसने कहा ये आईजीज का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, वरना पिछला आईजीज इन सब आईजीज में सबसे बेहतर था उनके बकौल। अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक था या नहीं था, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट ना करना, उसको उस पे अमल दरामद ना करना, यहाँ पर आपके ख्याल में बिगाड़, तो फिर आप रिफॉर्म्स करना ही नहीं चाहते। फिर एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ठीक है, मुझे एक छोटी नहीं है, उसके बाद आप लोगों का बाकी पॉइंट और बेनजीर शाह का भी कमेंट शामिल करने। ठीक है भाई, शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। बेनजीर इजाज शाह साहब कहते हैं वजीर आजम इस्लाहात लाना चाहते हैं, महंगाई पर काबू करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एनआरओ की नजर हो जाता है। अलीना, पिछले हम 2 साल से सुन रहे हैं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, रिफॉर्म्स की बात होती है वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कानून साजी की बात होती है वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो फिर क्या करें? मुल्क को ताला लगा दें, बंद कर दें? क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ऑपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफॉर्म्स, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आप ऑपोजिशन से बात किए बगैर नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे सेनेट के ओपन बैलेट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल, एक सियासी मसला है, इसको पार्लियामेंट में हल करें। अच्छा, अगर अब कल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है, इसमें आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर आपको ऑपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, लेकिन आप एनआरओ नहीं देंगे। फिर ई वोटिंग की बात कर लें, ई वोटिंग पे ईसीपी कहती है कि अगर आप ई वोटिंग चाहते हैं अगले इलेक्शन से पहले, तो आप सारी सियासी जमातों को लेके बैठे पार्लियामेंट में। तो मेरा मसला है कि घी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आधी चीजें मिल नहीं रही हैं, पेट्रोल कहाँ का कहाँ चला गया है, क्या करें? तो ये सारे मसले हैं आपकी मिनिस्ट्री, लेकिन देखें आपकी सारी मिनिस्ट्रीज, आपका जो पूरा सेटअप है, जो पीटीआई का पूरा मैनिफेस्टो था वो रिफॉर्म के बारे में था। अगर आप अंदर का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, अब जैसे आप चीनी का ले लें, जिसमें हमें पता चला बाद में कि हुकूमत कहती है हमें पता ही नहीं है कि कैलकुलेट किस तरह करना है कि मुल्क में चीनी है कितनी प्रोडक्शन हुई। तो अगर आपके पास ये बेसिक्स ही नहीं है तो आप प्लान कैसे कर सकते हैं? तो हर चीज के लिए आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ऑपोजिशन के साथ, क्योंकि वो पार्लियामेंट में है और वो इलेक्शन जीते हैं और वो आए हैं,
और वो नुमाइंदे हैं लोगों के, आपको उनके साथ बैठ के बात करके प्लानिंग, क्योंकि रिफॉर्म ये नहीं होता कि आज आपने फैसला कर लिया और कल रिफॉर्म हो जाएगा। यानी जो ये एक बड़ा माहौल है या सियासी कशीदगी, देखिए अलीना, आपको एक लगता है छोटी सी उसकी बात, वजह से ये नहीं हो पा रहा? आज आप एक फैसला करते हैं रिफॉर्म करने का, चले एफपीआर को ले लें, कल को कोई और हुकूमत आती है, वो आके आपका रिफॉर्म उल्टा, आपका सारे चेंजेस उल्टे कर देती है, तो आप अगर उनको साथ लेके चलेंगे फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है ना। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहती थी ये डिबेट थोड़ी सी आगे बढ़े, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत लेंगे, कल लेंगे दोबारा इसके ऊपर भी थोड़ी खुल के डिबेट हो सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।